अब आज फिर हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। स्प्रिंग मटेरियल। स्प्रिंग किस तरह के मटेरियल से बना होता है, किस तरह के स्टील से बना होता है। तो इसको इस पर्टिकुलर लेक्चर के पीछे जानने का कारण ये है कि स्प्रिंग का जो डिज़ाइन है वो उसमें यह मटेरियल का सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द important consideration in spring design is the choice of the spring material। अगर आप अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें तरह तरह के लोड, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट के कार्य करने के तरीके के हिसाब से स्प्रिंग को डिफाइन किया गया। तो अब उस पर्टिकुलर में वह स्प्रिंग किस तरह से बेजोड़ तरीके से कार्य कर सकेगा, तो उसमें और उसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से की जाएगी, उसके लिए स्प्रिंग के मटेरियल को डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास कुछ मटेरियल्स की डिटेलिंग्स है जो हमें बताती है कि ये किस तरह के स्प्रिंग को बनाने के लिए मददगार है। तो उसमें सबसे पहला आता है हार्ड ड्रॉ वायर। इसको कोल्ड ड्रॉ स्टील के तार को स्प्रिंग बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे सस्ती सामग्री है। और लोअर ग्रेड जो सबसे मटेरियल है वो इस तरह के मटेरियल होते हैं हार्ड ड्रॉन स्टील, जो कि लो कार्बन वायर रॉड से बनाते हैं कोल्ड रोलिंग रिडक्शन प्रोसेस से, जिससे कि इसका जो हार्डनेस है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, प्रूफ स्ट्रेस है और ये सब कुछ रोलिंग के टाइम पे ही स्ट्रेंथ हो जाता है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात की हमने हमने लो कार्बन स्टील की बात की। ठीक है, तो लो कार्बन स्टील ऐसा स्टील होता है जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है और उसमें हार्डनेस जो है, अगर कार्बन की मात्रा कम है किसी भी मेटल के ऊपर, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, अगर किसी भी मेटल के अंदर हार्डनेस बढ़ाना है तो उसकी कार्बन की परसेंटेज बढ़ेगी, अगर हार्डनेस कम करना है तो उसके अंदर हार्डनेस कार्बन की परसेंटेज को कम कर दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लो कार्बन स्टील के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर मटेरियल का जो हार्डनेस है वो लेस होगा। तो इसी को पर्टिकुलर हम किसी भी, ऐसा नहीं है कि कोई मटेरियल हम ले लिए उसका हार्डनेस कम है तो उसका हार्डनेस हम इंक्रीज नहीं कर सकते, उसके फर्दर प्रोसेस होते हैं, अगर ज़रूरत होती है तो कुछ हद तक उसके हार्डनेस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में ये बता रहा है कि जो हार्ड ड्रॉन वायर है वो कोल्ड रॉ स्टील के तार से बनाया जाता है, जिसको इसको हम डाई के थ्रू निकालते हैं अलग अलग डायामीटर में। आप कभी भी वायर बनते हुए देखेंगे तो वो एक मोटा सा बिलेट होता है या फिर कोई रॉड होती है, उस रॉड को भिन्न भिन्न आकार के डाई के सांचे के अंदर से थ्रू द रोलिंग रोलर्स लगे होते हैं, उस रोलर की मदद से वहाँ से पास होते हैं और वो पास होते होते वो पतली सी वायर के रूप में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो उसी के टाइम पे उनके टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो खिंचाव का जो स्ट्रेंथ है वो डिफाइन हो जाता है, उसके वो किसी भी छेद के अंदर से निकल रहे हैं तो वो कितना हार्ड है वो डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे यही बता रहे सबसे बेसिक मटेरियल जो है हार्ड ड्रॉन वायर होता है, जो पर्टिकुलर स्प्रिंग को बनाने के लिए उपयोग में आता है। नेक्स्ट जो है हाई कार्बन ब्लू टेम्पर्ड पॉलिश स्प्रिंग होता है। यह उच्च कार्बन ब्लू टेम्पर्ड पॉलिंग स्प्रिंग जो है यह पारंपरिक स्प्रिंग के लिए एक मानक सामग्री है। यह कम लागत वाली सामग्री है और उन अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनके पास संरक्षित वातावरण है। ठीक है, कार्बन स्टील के रूप में अगर चिकनाई या वायुमंडल में रूप से सील नहीं है तो नॉट लुब्रिकेटेड एट एटमॉस्फेरिक सील्ड, ये कहने वाली बताने वाली चीज़ है कि ये किस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर पे कंडीशंस पे ये काम कर सकते हैं। तो उसी के बिहाफ पे इसको डिफाइन किया गया है। मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, इट इज़ ए स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर कन्वेंशनल स्प्रिंग। बेसिक स्प्रिंग बनाने के लिए इस तरह के मटेरियल को यूज़ करते हैं जिनका कॉस्ट जो है बहुत ही लो होता है और बेस्ट सूटेड एप्लीकेबल एप्लीकेशन दैट हैव अ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, जो किसी क्लोज्ड पर्टिकुलर के अंदर, किसी क्लोज सिस्टम के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बेहतर तरह का एक मटेरियल है। ये इस पर्टिकुलर के बारे में बात हो रही है। फिर दूसरा क्या होता है, अलॉय स्टील कंटेनिंग द क्रोमियम एंड वेनेडियम। क्रोमियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है जो
को रजिस्ट करता है। तो इस कोरोजन क्रोमियम को यूज़ करने का मतलब ये है कि आप उस पर्टिकुलर स्प्रिंग को ऐसी जगह यूज़ करेंगे जहाँ पे कोरोजन की मात्रा, कोरोजन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो ऐसी जगहों पे इन तरह के पर्टिकुलर मटेरियल्स को यूज़ करना पड़ता है। तो ज़रूरत जैसी वैसा ही उसका काम। तो दिस स्प्रिंग मेड फ्रॉम द अलॉय स्टील कॉन्टेनिंग द क्रोमियम एंड वेनेडियम। क्रोमियम अलॉय स्टील के अंदर क्रोमियम और वेनेडियम के कुछ तत्व डाले जाते हैं जिससे उसकी जो दूसरी क्रोमियम और वेनेडियम की जो प्रॉपर्टी होती है पर्टिकुलर स्टील के अंदर आ जाती है, और जो कि बहुत ही हाई स्ट्रेस, बहुत ही ज़्यादा हाई तनाव को झेलने के क्रम में और हाई टेम्परेचर, मतलब बोले तो 220 डिग्री टेम्परेचर पे ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ ह्यूमिडिटी भी होगी ही होगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्रम में कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से ये जो टोटल ये कंसिडरेशन है ये क्रोमियम और वेनेडियम को डिफाइन करने का, तो ये हाई टेम्परेचर को भी बियर कर सकते हैं ये दोनों, इसकी वजह से भी ये स्टील के अंदर मिलाते हैं। सो दीज स्प्रिंग आर गुड फॉर द फटीक रेजिस्टेंस, जो भी फटीक होते हैं रेजिस्टेंस होता है, और लॉन्ग एंडोरेंस फॉर द शॉक एंड इम्पैक्ट लोड। तो ये पर्टिकुलर लाइन को मैं समझाना चाहूँगा कि फटीक लोडिंग होती क्या है। फटीक लोडिंग वो होती है किसी भी साइक्लिक लोडिंग अगर कहीं पे लग रहा है, बार बार कहीं दब रहा है कभी खुल रहा है, कभी दब रहा है कभी खुल रहा है, तो दबने और खुलने के क्रम में बार बार अगर किसी मटेरियल के ऊपर लोड लग रहा है तो उसके अंदर फटीक आ जाती है, तो तनाव आ जाता है, थकान सा आ जाता है उस मटेरियल के अंदर। तो उस तनाव और थकान एक ही जगह होने की वजह से क्या होता है कि मटेरियल के टूटने के चांसेस वहाँ से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस तरह के जहाँ पे हाई लोड ज़्यादा लगता है तो ऐसे मटेरियल्स को यूज़ करके हम उस लोड को, फटीग लोड को बियर कर सकते हैं, और उसको सहने की जो क्षमता होती है, सहने की क्षमता बोले तो शॉक ऑब्जर्विंग और इम्पैक्ट लोडिंग, अगर सडन लोडिंग लग रही है उसके अचानक सा कोई भार उसके ऊपर गिर रहा है या किसी शॉक लग रहा है, तो ऐसे जगहों पे उसको हम लोग इस तरह के मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑयल टेम्पर्ड वायर। ऑयल टेम्पर्ड वायर ये एक तरह से ट्रीटेड वायर होते हैं। टेम्पर्डिंग का मतलब होता है कि एक हीट ट्रीटमेंट एक प्रोसेस होता है जब भी हम किसी मेटल को बनाते हैं, बनाने के बाद अगर उसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ करने जा रहे हैं तो उसकी आवश्यकता के अनुसार उसकी हार्डनेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो कभी भी कोई मटेरियल अगर हार्ड हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं थोड़े क्रम में टेम्पर्ड करना होता है। तो यहाँ पे टेम्परिंग का जो प्रोसेस होता है वो डायरेक्ट क्वेंचिंग बोलते हैं, वो पानी के अंदर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या वायर बनाया हुआ है ऑयल टेम्पर्ड से, इसका मतलब जो टेम्परिंग का टेम्परेचर वो बैलेंस करके किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस फ्लेक्सिबिलिटी को, स्टिफनेस को इसके मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये ऑयल टेम्पर्ड वायर यूज़ करते हैं। ये भी कोल्ड रॉड होते हैं, क्वेंच होते हैं। क्वेंचिंग का मतलब तुरंत ठंडा कर देना। तो तुरंत ठंडा करने का, जैसे कोई हॉट स्टील है, गरम एकदम स्टील है, फर्नेस से निकाला, भट्टी में से निकाला और सीधे पानी में डाल दिया, दैट इज़ कॉल्ड द क्वेंचिंग। तो पानी एक मीडियम होगा क्वेंचिंग का। इसी तरीके से ऑयल जो है, ऑयल में अगर उसको डायरेक्ट डाल देंगे तो ऑयल क्वेंचिंग बोलते हैं, अगर डायरेक्ट हवा में छोड़ देंगे तो एयर क्वेंचिंग बोल देंगे। तो यहाँ पे ऑयल टेम्पर्ड का मतलब यही है कि ऑयल में क्वेंच करें, मतलब क्वेंच करके उसको टेम्पर्ड किया, जो भी हार्डनेस है उसका उसको लो किया, हार्ड को। ठीक है, अगर हार्डनेस को लो नहीं करेंगे तो वो मटेरियल क्या होगा, ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटल होने से क्या होगा कि उसको टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो यह जो स्प्रिंग है ये जनरल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। इसका एक डिमेरिट क्या है कि यह जो पर्टिकुलर वायर है इससे जो भी स्प्रिंग बनेंगे वो फटीक और सडन लोड के लिए बेहतर नहीं होंगे, इसीलिए हम यहाँ पे इस तरह के मटेरियल्स को यूज़ करते थे। और अब इसको ओवरकम, अगर इस तरह के मटेरियल में को ही हम यूज़ करते रहेंगे तो जहाँ पे शॉक ज़्यादा लगेगा तो वहाँ पे वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्टील के अंदर हम इस तरह के तत्वों को ऐड कर देते हैं, तब जाके इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम दूसरे मशीन मटेरियल के तत्वों को उसके अंदर डालते हैं, जिससे उस पर्टिकुलर स्टील की जो प्रॉपर्टी होती है वो इम्प्रूव कर जाती है। ठीक है, तो ये फटीग और सडन लोडिंग को साइक्लिक लोड और तुरंत जो लोड लगता है, झटके वाला लोड लगता है, जैसे कोई बैठा हुआ है कोई झापड़ मार दिया, दैट इज़ अ सडन लोडिंग। ठीक है, तो ये इस तरह के काम है। और फटीग ये है कि आप एक ही चीज़ पे बार बार उसी को सोच रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उस तरह से भी कोई दिक्कतें आती हैं तो वो चीज़ें उस पर डिफाइंड होती हैं। ठीक है, यह सब ज़ीरो टेम्परेचर
और 180 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ही बेहतर तरीके से काम कर सकता है। ये सब जीरो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो बिलो द 0 डिग्री टेम्परेचर पे ये सही तरीके से कार्य नहीं कर सकता। मैं अपनी बात को थोड़ा सा क्लियर करूँगा। ये सब जीरो टेम्परेचर पे इस काम को सही तरीके से नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा गया है, इन तारों से बने स्प्रिंग थकान या अचानक भार के साथ साथ उप शून्य तापमान और 180 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान पर उपयुक्त नहीं होते। अगर 180 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान पे कार्य कराना हुआ है, 0 डिग्री से नीचे पे काम कराना हुआ, तो ये सूटेबल नहीं होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑयल टेम्परिंग होता क्या है। तो ऑयल टेम्परिंग ऐसा होता है कि इट्स अ प्रोसेस इन विच द वायर इज हीटेड टू द एक्सट्रीम हीट। वायर को बहुत ज़्यादा हीट कर दिया जाता है, फिर मैंने जो बताया तो कंचिंग द वायर इज देन कूल्ड इन द ऑयल। तो डायरेक्ट हीट, बहुत ज़्यादा हीट करने के बाद उसको हम डाल देंगे किसमें, ऑयल के अंदर। तो दिस प्रोसेस क्या करता है, स्ट्रेंथनिंग द वायर विदाउट मेकिंग इट ब्रिटल। इसको ब्रिटल बनाए हुए बिना ही इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि ऑयल टेम्परिंग होता है और इससे ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, लचीलापन इसके अंदर बहुत अच्छा तरीके से आ जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम स्प्रिंग बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जो भी बाइक्स है, कार्स है, उन इंडस्ट्रीज़ में इसका उपयोग बहुत ही सुगमता से होता है। आप देख सकते हैं स्प्रिंग की बहुत सारी तरह तरह के टाइप्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टेनलेस स्टील। ऑब्वियसली स्टेनलेस स्टील के बारे में कौन नहीं जानता, सभी लोग को पता है। स्टेनलेस स्टील, स्टेन का मतलब होता है कि जंग 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 लगना। तो जंग लगे बिना जो स्टील रेडी हो वो स्टेनलेस स्टील बोलते हैं उसको। तो यह मिश्र धातु स्टील होते हैं जिनमें कम से कम 10% क्रोमियम, मैंने पहले ही बताया था क्रोमियम का इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो जंग रोधक एक मटेरियल है। तो ये स्टील के अंदर 10% होता है जो जंग लगने से बचाता है, इसलिए इसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। और सादे या मिश्र धातु स्टील पर संक्षारण प्रतिरोध को बेहतर बनाता है। ऑब्वियसली क्रोमियम का यही काम है। स्टेनलेस स्टील के दाग और क्रोड से बने स्प्रिंग बहुत धीरे धीरे सीवरेज जैसी गंभीर एनकाउंटर में होते हैं। ठीक है, इन स्प्रिंग के उच्च तापमान के प्रतिरोध में सुधार किया गया है और यह 28 से 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जो स्टेनलेस की क्षमता है, कंपोजिशन है, वो 18 से 8% की है। ठीक है, इसका उपयोग उप शून्य तापमान के लिए भी किया जा सकता है। कंपोजिशन कैन बी यूज फॉर सब जीरो टेम्परेचर, 18 से 8% को। ठीक है, इसका जो हाई टेम्परेचर है वो 288 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर सकता है। ये 28 से 8 नहीं, 288 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो दिस स्प्रिंग हैव इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है। ऑब्वियसली स्टेनलेस स्टील का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये 228 डिग्री तक काम कर सकते हैं। एंड द स्प्रिंग मेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील ऑफ 18 to 8 कंपोजिशन कैन बी यूज फॉर सब जीरो टेम्परेचर। तो सब जीरो टेम्परेचर के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये कंपोजिशन के बारे में बताया किस तरह के कंपोजिशन से मिल के बना हुआ है। तो इस तरह के कंपोजिशन मतलब इसके अंदर कार्बन परसेंट कितना है, क्रोमियम परसेंटेज कितना है, तो वो किस तरह से टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे अगर इस तरह के कंपोजिशन को यूज़ करेंगे तो सब जीरो टेम्परेचर को वो बेहतर तरीके से झेल पाएंगे। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के टेम्परेचर पे अगर वो स्प्रिंग काम कर रहा है तो वो उसको स्टेनलेस स्टील का स्प्रिंग बेहतर तरीके से कार्य कर पाएगा। नेक्स्ट है पियानो वायर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप में है। पियानो आपको सुना ही होगा। ठीक है, पियानो में जो वायर्स लगते हैं उस तरह के वायर के बिहाफ पे इसका नाम दिया गया है। सो द पियानो वायर इज ऑल्सो नोन फॉर द म्यूजिकल वायर एंड इज मेड फॉर द टेम्पर्ड हाई कार्बन स्टील। तो अब बात आ गई हाई कार्बन स्टील की, वो भी टेम्पर्ड। हाई कार्बन स्टील का मतलब कि अगर कोई स्टील के अंदर कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है तो उसकी हार्डनेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हार्डनेस बढ़ेगा तो ब्रिटलनेस बढ़ेगा। तो ब्रिटलनेस बढ़ने से क्या होगा कि मटेरियल जो है एक खोखला बन जाता है। ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, तनाव की, तन्यता की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। हाँ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है लेकिन तन्यता कम हो जाती है। तो उसको बेहतर करने के लिए क्या करते हैं, इसको टेम्पर्ड करते हैं, ठंडा करते हैं। ठीक है,
चाहे ऑयल में ठंडा करें चाहे पानी में ठंडा करें। पानी में ठंडा करेंगे तो बहुत ज़्यादा तुरंत वो ब्रिटल हो जाएगा, लेकिन ऑयल में करेंगे तो बेहतर रहेगा। चूँकि हम स्प्रिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर खिंचाव बेहतर होना चाहिए। ब्रिटल मटेरियल ही सब कुछ नहीं होता। ब्रिटल मटेरियल अगर रहेगा तो ये सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। सो पियानो वायर इज़ नॉर्मली द मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल फॉर द स्प्रिंग। स्प्रिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने वाले वायर होते हैं। दिस स्प्रिंग मटेरियल इज़ जनरली यूज फॉर स्मॉल स्प्रिंग। छोटे छोटे स्प्रिंग बनाने के लिए इनका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। एंड दे आर मेड फ्रॉम दिस मटेरियल आर द टफेस्ट एंड हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। बहुत ही टफ मटेरियल, तो टफ मतलब अगर उनके ऊपर सडन झटका लगे तो उसको वो बियर कर सके, उनके ऊपर खिंचाव अगर ज़्यादा हो तो उसको सह सके। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए इन तरह के स्प्रिंग को बनाया जाता है। तन्यता और सडन इम्पैक्ट लोडिंग, ठीक है, इसको बेहतर कर झेलने के लिए एक तरह के पियानो वायर्स के स्प्रिंग को यूज़ करते हैं। दिस स्प्रिंग कैन बी स्टैंड रिपीटेड लोडिंग एट हाई स्ट्रेस। जो मैंने फटीक के बारे में बात किया था, फटीक जहाँ पे साइक्लिक लोडिंग बहुत ज़्यादा है, बार बार एक ही काम हो रहा है उसी जगह पे, तो उस जगह पे भी इस तरह के स्प्रिंग्स को हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस स्प्रिंग जो भी स्प्रिंग पियानो वायर से बनते हैं दैट कैन नॉट बी यूज एट सब जीरो टेम्परेचर, क्योंकि यह 120 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही बेहतर कार्य कर सकते हैं। ये इसका मेरिट है और एक डिमेरिट भी है। तो अगर हाई टेम्परेचर पे करना है तो स्टेनलेस स्टील के वायर स्प्रिंग को यूज़ करिए। अगर लो टेम्परेचर करना है तो आप पियानो वायर को यूज़ कीजिए या फिर ऑयल टेम्पर्ड वायर को यूज़ कीजिए। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के लिए तरह तरह के स्प्रिंग का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है अलॉय स्टील कंटेनिंग द क्रोमियम एंड द सिलिकन। अब सिलिकन आ गया, तो सिलिकन की क्या उपयोगिताएं हैं। फिर दूसरा क्या है, फास्फोरस और ब्रॉन्ज, तो इनकी क्या उपयोगिता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलाइंग एलिमेंट के ऐड होने से इस पर्टिकुलर अलाय एलिमेंट का जो भी प्रॉपर्टी होगा, जो भी उपलब्धता होगी, वो उसके अंदर आ जाएगी। तो उसके अंदर आने से क्या होगा कि जो उसका काम करने का क्षमता होगा वो और इम्प्रूव हो जाएगा। सो दिस अलाय, तो बेसिकली इसको दिस मटेरियल कैन यूज़ फॉर मेकिंग हाई स्ट्रेस स्प्रिंग। बहुत ज़्यादा तन्यता जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तनाव जहाँ पे स्प्रिंग में हो वहाँ पे इन तरह की स्प्रिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। अत्यधिक तनाव वाली स्प्रिंग बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह लंबे समय और झटका लोडिंग को बियर करने के लिए बहुत ही, दैट इज़ द मटेरियल इज सुटेबल फॉर स्प्रिंग रिक्वायरिंग फॉर लॉन्ग लाइफ, लंबे समय चलने के लिए। और शॉक ऑब्जर्वर जो झटका लगता रहता है, ठीक है, उसको झेलने के लिए इस तरह के मटेरियल्स को यूज़ करते हैं स्प्रिंग बनाने के लिए। और स्प्रिंग जो कि इन अलॉय से मिलके बना होता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आप देख रहे हैं कि आप क्रोमियम और सिलिकॉन के ऐड होने से टेम्परेचर जो है 250 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे भी अगर इसको कार्य में लेंगे तो ये बेहतर कार्य करेगा। उसी की तरह से दूसरे हैं फास्फोरस और ब्रॉन्ज और ब्रास। ये किसी मटेरियल स्प्रिंग मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। और जो भी यह स्प्रिंग इस मटेरियल से बना होता है उसमें कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कुचालक होते हैं ये, ठीक है। और दे आर नॉर्मली यूज फॉर कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिकल स्विचेस। तो आप देख सकते हैं कि इस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की गई, तो हम मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की बात आ गई। तो यहाँ पे किस तरह से वो कार्य करेगा, वो स्विच की क्या इंपॉर्टेंस है, उस तरह के मटेरियल को हम उसकी कार्य की करने की क्षमता के बिहाफ पे भी मटेरियल को डिफाइन चूज़ करेंगे। किस तरह के मटेरियल को हम चूज़ करें और स्प्रिंग को बनाएं जिससे वो स्प्रिंग जहाँ पे लगेगा, जिस इंस्ट्रूमेंट में लगेगा, उसको कार्य करने में बेहतर मदद करे। सो जो स्प्रिंग इस पर्टिकुलर ब्रास से बनाई जाती है कैन बी यूज एट सब जीरो टेम्परेचर। अब देखिए मटेरियल दिखा रहे थे वो सब जीरो टेम्परेचर पे काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ब्रास के आते ही यह स्प्रिंग जो है सब जीरो टेम्परेचर पे भी कार्य कर सकता है। तो हर एक मटेरियल का कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपयोग है, कोई ना कोई
इम्पॉर्टेंस है। तो उन्हीं इसीलिए मैं इस मटेरियल्स के क्लासेस को इसको डिफ़ाइन किया, क्योंकि क्या इम्पॉर्टेंस है। अगर किसी भी तरह के, ये आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर फिगर में तरह तरह के स्प्रिंग के डिज़ाइन दिए हुए हैं। तो इन डिज़ाइनों को बनाने के क्रम में इनकी उपयोगिता क्या है, किस जगह पे ये यूज़ होंगे और किस तरह के मटेरियल से ये बनेंगे जिससे कि इनकी कार्य करने की क्षमता तथा उस उपकरण पे जहाँ पे ये लगेंगे उसको बेहतर तरीके से मदद कर सके, चाहे शॉक ऑब्जर्व करने में, चाहे टेंसाइल लोड लगाने में, चाहे कंप्रेसिव लोड लगाने में, चाहे वो अगर गिटार का वायर ही हो चाहे पियानो का ही वायर हो, वहाँ पे तन्यता क्या हो रही है, संपीड़न क्या हो रहा है, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस मटेरियल को चूज़ करते हैं और स्प्रिंग के मटेरियल को चूज़ करके उस मटेरियल को डिज़ाइन करते हैं और स्प्रिंग को डिज़ाइन करते हैं और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट में उसको हम यूज़ करते हैं। तो आज के लिए ये आपका स्प्रिंग का जितना भी पोर्शन था, जो भी टॉपिक था, अब हमने कवर कर लिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।